अगर आप परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के जो है वो आप सदस्य बन जाइएगा। पहले आपके अनअकैडमी पर 2 टेस्ट होते थे, 2 की जगह 3 टेस्ट कर दिए हमने। तो एक अभी मैं आपको बता देता हूं कितना टाइट शेड्यूल है। सुबह 8 से 9, 9:30 से 10:30, 11 से 12, फिर 12 से 2 बजे तक का केवल टाइम मिलता है, 2 घंटे का, जिसमें खाना भी खाना होता है और बाकी कुछ काम होते हैं वो भी करने होते हैं। फिर 2 से 3 सेशन आपका टेस्ट है, फिर 4 से 5 प्लस की क्लास है, फिर 5:30 से 6:30 आपका टेस्ट है, 6:30 से और 1 घंटा खाना खूना खाना और थोड़ा सा घर वालों को टाइम देना, बैठना उनके साथ, और फिर 8:30 से फिर से टेस्ट हो जाता है। तो टाइपिंग की जो समस्या आ रही है इसको थोड़ा सा शेड्यूल में और सेट करेंगे और रात्रि को थोड़ा देर नाइट तक काम करके टाइपिंग पूरी करके कल 100% पूरा प्रयास करेंगे कि कक्षा 7 कल कंप्लीट हो जाए। ये दूसरी बार मैं कह रहा हूं आपको, कल भी मैंने यही कहा था, लेकिन जो सिचुएशन है वो आपके सामने है और सब काम आपके लिए ही हो रहा है। और ओम प्रकाश जी भाई अलमारी से बाहर निकल आओ यार, कितना बैठे रहोगे इस गर्मी में अलमारी में, बाहर आके दिल खोल के भेजो अपना संदेश हम तक। अलमारी से क्यों भेज रहे हो भाई, अलमारी से क्यों भेज रहे हो? आओ करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि हमने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा है और उसके अंदर हमने जो बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं, लेकिन वो हमने जो पढ़ा है वो सिंगल क्वेश्चन के रूप में पढ़ा है, 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में पढ़ा है। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है। और यह बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि डिटेल सेशन में लगभग 70% बच्चों की रुचि नहीं है, क्लास में कम बच्चे होंगे, वीडियो पे क्लास पे व्यू भी कम होंगे, लेकिन ये डिटेल पढ़ना भी जरूरी है और सब चीजें मैनेज रहे और क्लासेस चलती रहे, इसीलिए जो है वो कुछ भी रोका नहीं जा रहा है। और टाइपिंग का थोड़ा सा शेड्यूल अगर कम होगा तो टाइपिंग भी होगी, और फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूं, 3 टेस्ट ले रहा हूं प्लस 2 आपकी क्लास ले रहा हूं, तो ये सब आपके लिए ही है। तो इसमें थोड़ा सा जो है वो समय नामक जो विपत्ति है, हालांकि इसमें ये मैनेज किया जा सकता है और हम करेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए मुझे आप आज का और बिल्कुल मैं मैनेज करके आपके सामने जो हो कल कक्षा 7 कंप्लीट करवाऊंगा। जब 6 से 12 करवा दी है तो कक्षा 7 क्या है यार, अब तो 2 ही क्लास की बात हो रही है, 7 और 8 की। 7 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई है। चलिए करते हैं शुरुआत। सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी अगर बात करते हैं तो ये मैप आपको जो दिख रहा है ना, यहां जम्मू कश्मीर है और ये मांडा नामक स्थान है। ये जो जम्मू कश्मीर का मांडा स्थान है, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता जो है और वो यहां गुजरात के रंगपुर और यहां नागेश्वर तक जो फैली हुई है, ठीक है। और इधर जो है ये राखी गढ़ी तक फैली हुई है, राखी गढ़ी तक इसका जो क्षेत्र है। तो ये इसका जो विस्तार क्षेत्र है जहां पर ये जो सभ्यता है वो फैली हुई है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर का मांडा, पूर्व में राखी गढ़ी, पश्चिम में जो आता है वो सुतकागडोर, और इधर जो दक्षिण में आता है वो आता है आपका रंगपुर। ये जो सभ्यता है वो यहां मांडा से ही एक नदी आती है, यहां से सिंधु घाटी, ठीक है। सिंधु नदी जो है आपकी, ये जो नदी है, इस नदी के किनारे जो है वो ये सभ्यता जो है वो फैली हुई है। पहले जब इसका उत्खनन हुआ, पहले जब पता चला तो हमें केवल हड़प्पा नामक स्थान से ही पता चला, इसीलिए इसका पहले नाम हड़प्पा रखा गया। जब इसका और अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये सभ्यता जो है वो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों किनारों पर काफी जो फैली हुई है, तो इसीलिए इसका नाम जो सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। बाद में और खुदाई किया गया और उत्खनन किया गया तो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारों पर इसके अवशेष मिले, तो फिर इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है वो रख दिया गया। मुबारक बानो,
टाइम कितना दें ये आप तय करें कि आपका सब्जेक्ट कैसा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। इसके आधार पर ये आप तय करेंगे। ये मैं तय कैसे कर सकता हूं बताइए? आपको पता है कि आपकी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या आपका जो है वो कमजोर पॉइंट है। उस नज़र से आप जो है तय करें कि जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं, जिन पे आपकी अच्छी पकड़ है, उनको थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं आप। जिन पे आपकी पकड़ ज़्यादा कम है ना, जो वीक सब्जेक्ट है, उनको थोड़ा ज़्यादा टॉपिक आप दे सकते हैं। सीडीपी की क्लास सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चल रही है। आज ही शुरू किया है सीडीपी, आप हमारे साथ वहां पर देख सकते हो अगर आपको सीडीपी फिर से पढ़ना है तो। खोज, समयावधि और विस्तार की हम चर्चा करते हैं। 20वीं सदी के शुरुआत तक इतिहास वेताओं की यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन 20वीं सदी के यानी 20वीं सदी तक लोग ये मानते थे कि जो वैदिक सभ्यता है ना, वो ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में खोजे गए स्थलों ने यह साबित किया गया कि वैदिक सभ्यता से भी पुरानी भारत के अंदर एक अन्य सभ्यता विद्यमान है। जब हमें पता नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो हम यही सोचते थे कि वैदिक सभ्यता जो है वो सबसे पुरानी सभ्यता है। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंतिम समय में हमने जो है वो एक और सभ्यता का खोज किया, और जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। तब हमें पता चला कि वैदिक सभ्यता से पहले भी यहां कोई सभ्यता निवास करती थी। आगे चलते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें प्रथम अवशेष जो है वो हड़प्पा नामक स्थान से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है, प्रथम जो स्थान जहां पर उत्खनन किया गया है, वो कौन सा स्थान है? वो है हड़प्पा। तथा आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। और जो यहां पर ज्यादातर जो हमने स्थानों की खोज की है, वो ज्यादातर जो स्थान है वो कहां पर है? ज्यादातर जो स्थान है मनीषा शर्मा जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक काम कंप्लीट नहीं करवाते हैं, दूसरा शुरू कर देते, तो आप मत देखो। इस दुनिया में बहुत सारे चैनल हैं। देखो, मैं सीधी सीधी बात करता हूं, ठीक है? जिसको भी ऐसा लगे कि मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूं, मत देखो भाई। आपका एक भी टॉपिक अधूरा कौन सा छोड़ा है, बताना जरा। कोचिंग में आप 20,000 रुपए दे के आते हो और आपको कह दिया जाता है कि बस इतना ही करवाएंगे, कोर्स हो गया, और आपको नोट्स दे के घर भेज दिया जाता है। 20,000 रुपए भी देते हो, घर भी आपको भेज दिया जाता है, और आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। और यहां आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है, फिर भी आप इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाते हो। यार क्या बात कर रहे हो आप? मुझे बताओ कि आपने ये टॉपिक पुराना अधूरा छोड़ रखा है, इस टॉपिक को आपने छोड़ दिया है, आप करवा नहीं रहे हो और दूसरे टॉपिक करवा रहे हो। कैसा समय आ गया कि पैसे देकर हम मौन हो जाते हैं, चुप रहते हैं। पैसे देकर हमसे लोग ढेरों पैसे भी ले लेते हैं और हमें काम भी पूरा नहीं करवाते हैं, और फिर भी हम वहां पर आवाज नहीं उठा सकते हैं। और जहां आपको सब कुछ चीजें ये कह के फ्री दी जा रही है कि आप पढ़ो, आपको डाटा की कमी नहीं आएगी, वहां आप इल्जाम पे इल्जाम लगाते जाते हो ना। थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट करने वालों की अलग अलग सोच रहती है, मुझे इस पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है। आप जैसा सिला देना चाहे वैसा दे सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। आरंभिक स्थलों के अंदर अधिकांश जो स्थल हमें प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए? सिंधु नदी के किनारे से प्राप्त हुए, और सिंधु नदी के किनारे से प्राप्त होने के कारण ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है यह 2400 से लेकर 1700 ईस्वी तक है।
हालांकि इसमें अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय भी है। सब विद्वानों ने एक जैसा मत नहीं दिया है टाइम के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम क्या रहा है। सबने अपने अपने जो है वो टाइम पीरियड बताए हैं। हम चर्चा करेंगे सबकी कि किसने क्या टाइम पीरियड बताया है। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर अवशेष खोजे। तो यही सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले उत्खनन का कार्य किसने किया? दयाराम राय बहादुर साहनी ने, और 1921 में किया। इस सभ्यता का विस्तार जो है वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश तक है। ये भारत के स्थान हैं। भारत में ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश तक फैले हुए हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता की स्थिति है। इसके अलावा यहां पर आप कुछ चीजें भी देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से, जैसे एक हड़प्पा से एक मोहर प्राप्त हुई है और इस मोहर पर आप देखोगे तो यहां पर एक लिपि लिखी हुई है। बस यही थे इनके लेख, है ना। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी पढ़े हैं। और यहां पर आप अगर देखोगे तो एक बेल की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। यहां से ये सींग दिख रहे हैं और यहां से ऐसा एक बेल दिखाई दे रहा है। ये इसका पूंछ है, इसके पैर हैं, ये दो पैर है इसका, ये ऐसा एक बेल दिखाई दे रहा है आपको। अगर मेरी आंखों से देखोगे तो एक बेल नजर आ जाएगा आपको। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे ज्यादा किसके जो है वो अवशेष हमें मोहरों पर मिले हैं। तो बेल के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। अब देखिएगा, नगर योजना के बारे में अगर चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी या जो नगर नियोजन था वो कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो नगर नियोजन की बात करते हैं तो आप सोचिए कि आज से कई हजारों वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज थे उनके पास कितनी बेहतरीन कारीगरी रही होगी, बुद्धि रही होगी कि इस प्रकार के सुनियोजित नगरों का उन्होंने जो है वो निर्माण करवाया है। जहां पर बड़े बड़े स्नानागार, ये जो आपको दिख रहा है ये एक बड़ा स्नानागार है जहां पर पानी भरा रहता था और इन सीढ़ियों से नीचे आकर स्नान जो है वो किया जाता था। यहां पर बैठकर बड़े बड़ी सड़कें, चौड़े चौड़े रास्ते, घर से पानी के निकासी के लिए नालियां, ठीक है। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी थी। देखिए, वैदिक सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से नई सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता जो है वो बाद में हुई, सिंधु घाटी सभ्यता पहले थी। लेकिन फिर भी वैदिक सभ्यता के पास इतने संसाधन नहीं थे। वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, हड़प्पा जो सभ्यता थी, वह शहरी सभ्यता थी। यहां पे शहर थे तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर शहर थे, जबकि वैदिक सभ्यता के अंदर जो थे वो गांव थे, वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, कहीं इससे कम विकसित थी वो। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार भी मिला है जो 11.88 मीटर तो लंबा है और 7.1 मीटर चौड़ा है। ये जो स्नानागार है इसकी ये जो चौड़ाई, ये ऐसी जो चौड़ाई लंबाई है वो कितनी है? 11.88 तो ये है इसकी, और ये जो है वो इसकी कितना है? 7.01 है, ये है मीटर के अंदर, ठीक है। और 2.43 गहरा है ये, यानी 39 फीट, 23 फीट और 8 फीट का ये बना हुआ है। ये इसका जो है मेजरमेंट रखा गया था। इन स्नानगारों का प्रयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि पुष्कर के किनारे घाट बने हुए हैं ना, जहां पर पुष्कर मेले में स्नान किया जाता है, या जो लोग काती स्नान करते हैं वो वहां पर जाके स्नान करते हैं। ठीक ऐसा ही किसी व्रत के समय, किसी त्योहार के समय या कोई धार्मिक अनुष्ठान के समय ये जो लोग हैं वो यहां पर आके इन बड़े बड़े स्नानागारों के अंदर सामूहिक स्नान किया करते थे। सामूहिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठानों के समय सामूहिक स्नान जो है वो किया जाता था।
इसके बाद देखिएगा आर्थिक जीवन की अगर बात करते हैं तो इस सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिंधु निवासियों के जीवन का मुख्य उद्यम कृषि कर्म था। यानी इस सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो मुख्य रूप से कृषि पर डिपेंड थे, कृषि ही किया करते थे, कृषि से ही इनकी आजीविका चलती थी। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं वॉल्यूम में क्या दिक्कत आ रही है भाई मुकेश जी, वॉल्यूम में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताएं आप। यहां प्रमुख उद्यान जो था वो प्रमुख धान जो था, उद्यान शब्द लिखता है, प्रमुख जो धान था वो गेहूं था तथा जौ था। तो यही भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जो धान था वो क्या था, गेहूं और जौ खाते थे यहाँ के लोग। नगरों में अनाज के भंडार के लिए अन्नागार बने हुए थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हुआ यहाँ पर। कृषि तथा पशुपालन के साथ साथ उद्योग और व्यापार अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल इसका प्रमुख उद्योग था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख उद्योग जो था वो क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्र निर्माण करना या वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो था इनका प्रमुख व्यवसाय होता था। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो सूती वस्त्रों के अवशेष से ज्ञात होता है कि यहाँ के निवासी कपास उद्यान कपास भी उगाते थे। अब देखिए अगर कोई बंदा सूती कपड़ों का निर्माण करेगा तो कपास की खेती तो करनी पड़ेगी, और विश्व में सर्वप्रथम यही यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती की है। विश्व के अंदर अगर सबसे प्राचीन कपास की खेती के अवशेष जो मिले हैं वो कहां से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। कपास की खेती के जो विश्व के सबसे प्राचीन जो अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, वो हमें प्राप्त हुए हैं यही सिंधु घाटी सभ्यता से कि कपास की खेती किया करते थे और इसी कपास की खेती से ये वस्त्र का निर्माण करते थे कपास से। इस सभ्यता के लोगों की मुहर और वस्तुएं पश्चिम एशिया तथा मिस्र से प्राप्त हुई है। यानी यहाँ जो मोहरें थी, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, इस प्रकार की जो मोहरें हैं ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, जब हम इस तरीके की मोहरें हमने देखी एशिया तथा मिस्र में तो हमें लगा कि यार ये तो मोहरें जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ कैसे आई। तो बाद में अध्ययन से पता चला कि ये लोग जो है वो एशिया और मिस्र तक जो है वो व्यापार किया करते थे, एशिया के विभिन्न देशों में और मिस्र के साथ ये व्यापार करा करते थे। तो यहां दिखाई देती है कि इन देशों के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। यहां के निवासी वस्तु विनिमय और व्यापार किया करते थे। वस्तु विनिमय क्या होता है, जिसके खेत में गेहूं हो गई वो क्या करता, जो अपने खेत में कपास उगा रहा है उसके पास जाता कि भैया ये लो 2 बोरी गेहूं और तुम मुझे इसके बदले कपास दे दो। तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु जो ले जाती थी या दी जाती थी उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु के बदले वस्तु लेना। जैसे मान लीजिए आज आपको जो है वो, आज आप रीट की तैयारी कर रहे हो और रीट के आपके पास गाइड है। अब रीट की भर्ती के बाद जब सेकंड ग्रेड की भर्ती आए तो आप जो है वो दुकान पर जाओ और उसको ये कहो कि भाई जी मेरे को रीट की गाइड पढ़ी है तो थे ले लो, और थे मन जी की है वो सेकंड ग्रेड की गाइड दे दो। तो वो वस्तु विनिमय हो जैसी। आगे चला मेरी बहन कित हंस हिमांगी सोनी जी, आपने कितना कमेंट कर दिया है कि पॉलिटी रीट के हिसाब से एक साथ पढ़ा दो ना प्लीज। तो एक साथ कितना पढ़ाऊं बताओ मैं, एक साथ 2 घंटे की क्लास लूं कि 4 की लूं कि 8 की लूं।
एक साथ कैसे पढ़ाया जा सकता है? टॉपिक वाइज ही तो पढ़ाया जाएगा, और टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। आप धैर्य रखें। केवल हमने आपसे वादा किया है कि आपको एसएसटी के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी कंप्लीट करवा दी गई, एक एक टॉपिक भी करवाया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सफलता के लिए आपको थोड़ा सा ठंडा करके खाना पड़ेगा। अगर आप ऐसे चाहते हो कि मुझे एक दिन में ही सब कुछ मिल जाए, तो यह संभव नहीं है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको सब डाटा मिल रहा है, आप धैर्य रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा ही। आप बस पढ़ते रहिए, आप अपनी पढ़ाई मत रोकिए। जो आपको कहा गया है वो सब कुछ करवाया जाएगा। कितने व्याकुल थे, आपने कम से कम कर दिए तो 20 कमेंट कर दिए, और 20 कमेंट करने के लिए आपको कितना समय खर्च करना पड़ा यहां पर। इससे अच्छा तो 20 मिनट तक आप इस टॉपिक पे ध्यान देते। एक बार के कमेंट में ही आपको हमने आपकी बात को समझ लिया था, तो फिर बाद में रिप्लाई देना कोई जरूरी नहीं है। हमें समझ में आ गया था कि आप क्या कह रहे हो, तो बार बार कमेंट करने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है। आप जो कह रहे हैं और हमने जो आपको कहा है वो सब बातें हम पूरी करेंगे। शिल्प और उद्योग धंधे है ये। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उद्योग धंधे थे वो कैसे थे? कृषि शब्द यहां पर गलत लिखा गया है, ठीक है। कृषि और पशुपालन के अतिरिक्त यहां के निवासी शिल्पों तथा उद्योग धंधों में भी रुचि रखते थे, यानी मूर्ति बनाना, खिलौने बनाना, पेंटिंग करना, इन चीजों में भी ये लोग जो है वो रुचि रखते थे, ठीक है। इन चीजों में भी ये लोग रुचि रखा करते थे। यहाँ के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार और औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। अब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किससे संबंधित थे? ये जो पढ़ रहे हो ना आप, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो आप, ये कह रहे हैं कि मेरे भाई कार्तिक कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपके बड़े भाई हैं ये, समझना इनकी बात। शायद इनके कमेंट आप ना पढ़ो, मैं पढ़ा देता हूं। नेगेटिव कमेंट जो है वो ज्यादा दिख जाता है पॉजिटिव से, यही मानो कि जो है वो खासियत होती है। ये कह रहे हैं कि विद्यार्थियों एवं मेरे मित्रों, आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि यह क्लास सिर्फ उल्लू बनाने के लिए और कमाने के लिए दी जा रही है। इससे अच्छा है कि आप किताबों का अच्छे से अध्ययन करें और अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। ये आगे लिख नहीं पाए, मैं इनकी लाइन पूरी कर देता हूं, ठीक है। तो उल्लू आप ना बने, ये कह रहे हैं। जिस दिन एग्जाम होगा ना मित्रों, यह दुम दबाकर भाग जाएंगे और सिर्फ कमाने के लिए ही अपना कार्यक्रम तय करते हैं। वाह, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। तो मेरे सारे शेर शेरनियों, इस बहन की बात पर, कृतिका की बात पर आप थोड़ा गौर करें और उल्लू ना बने, मूर्ख ना बने, अपने विवेक का काम ले। ये कमेंट मैं आपका डिलीट नहीं कर रहा हूं मेरी बहन, ये यही रहेगा। आप चाहे डिलीट कर देना, मैं डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि जब पेपर होगा तो उसके बाद ये कमेंट दिखाने के लिए काम आएगा मेरे को कि ऐसे ऐसे भी बच्चे हमारे पास रहे हैं जो खुद उल्लू बनना पसंद करते हैं लेकिन किसी और को उल्लू बनने नहीं देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जिनको उल्लू बनना है वो बने, जिनको उल्लू नहीं बनना है वो ना बने।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, अपने विवेक से निर्णय ले, हो सकता है कि उनकी बात सही हो, आप जो है वो बिल्कुल भी इस बात को गौर से समझे जो इन्होंने कही है, ठीक है, गौर से समझे, आप इनकी बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा। ये देखिएगा यहां पर पक्की मिट्टी के खिलौने आपको दिख रहे हैं, ये एक जो है वो बैलगाड़ी दिखाई गई है जिसमें 1 और 2 बैल है और ये पीछे एक गाड़ी यहां पर जुड़ी हुई है और यहां पर कुछ मोहरे और लिंग के चित्र बने हुए हैं, ये देखिएगा। तो ये सारे यहां से जो है प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इनके सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो सेंधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था, वह सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार ही था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार था इनका, और ये सामाजिक जीवन से बड़े सुखी भी थे। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में जो है वो विभाजित था। एक विद्वान होता था इसमें, जो ब्राह्मण होते थे, सीधी सी बात है। योद्धा जो होते थे वो क्षत्रिय होते थे, व्यापारी होते थे, और शिल्पकार होते थे, और श्रमिक होते थे। सेंधव निवासी आमोद प्रमोद के लिए प्रेमी थे, आमोद प्रमोद के प्रेमी थे, यानी ये मनोरंजन में बड़ा रुचि रखते थे। खुशियां मनाना, पार्टी करना, जश्न मनाना, इन सब चीजों में इनको बड़ी ही रुचि हुआ करती थी, ऐसा हमें जानने को मिलता है। तो ये क्या करते थे? जुआ खेलते थे, जुआरी थे ये। और जुआ खेलने के लिए क्या करते थे? जुआ खेलते थे ये, शिकार करते थे ये, नाचते थे, गाना बजाना करते थे, और लोगों के आमोद प्रमोद के साधन थे। पासा इनका युग का प्रमुख खेल था। पासा वो मामा शकुनी वाला है ना, मामा शकुनी वाला पासा, ऐसे वाला फेंकने वाला पासा। तो पासा जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख खेल हुआ करता था। इसी खेल का उपयोग ये करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से एक पुरोहित और एक राजा की मूर्ति मिली है, ये देखिए। यहां से एक जो है वो मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये देखिए। और यहां से एक शिव की मुहर भी प्राप्त हुई है, ये देखिएगा। अब यहां पर देखिए समझना पड़ेगा, ये देखिए आपको शिवजी दिख रहे हैं। ये शिवजी ने मुकुट लगा रखा है, ये इनका जो मुख है, ये इनके जो हाथ हैं, दूसरा हाथ यहां पर है, और ये पलाथी मारे हुए ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके पीछे एक शेर सा दिख रहा है, इधर एक और जानवर दिख रहा है, ये थोड़ा से पहचानने में दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो धार्मिक जीवन की बात करते हैं इनकी। तो मातृ देवी के संप्रदाय का सेंधव संस्कृति से प्रमुख स्थान था। यहां पर मातृ देवी को जो सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है, मातृ देवी की ही भांति देवता की उपासना भी बलि का विधान था। यहां पर देवताओं को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी, बलि प्रथा का यहां पर विधान था। यहां पर पशुपतिनाथ, महादेव, लिंग, योनि, वृक्ष, पशुओं की पूजा की जाती थी। ये लोग भूत प्रेत, अंधविश्वास, जादू टोना में विश्वास रखते थे। देखिए जो वर्तमान में चीजें हैं वो सारी यहां पर भी थी। इसके अलावा बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था। और पशुपतिनाथ कौन है? भगवान शिव को पशुपतिनाथ के रूप में ये पूजा करते थे, और बैल इनका मुख्य वाहन था। पाकता एक पवित्र पक्षी था। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से पाकता का संबंध किस सभ्यता से है? पाकता का संबंध किस सभ्यता से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध है पाकता का। यह एक पवित्र पक्षी होता था। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः यह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। जो सतिया का चिन्ह होता है ना, हिंदू धर्म में धार्मिक चिन्ह है सतिया। सतिया बनाना, जब भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो सतिया बनाया जाता है।
तो यहां के लोग जो है वो सतिये का भी उपयोग करते थे। ये जो बुक अभी जो मेरे साथ आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हो, ये एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी की बुक से ये टॉपिक जो है आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। लेखन कला की बात करते हैं इनकी। तो देखिए यहां पर आपको कुछ मोहरा का चित्र दिख रहा है। ये जैसे बेल का मोहर है, ये कोई और पक्षी है, ये हाथी है, और इनके ऊपर ये जो लिपि लिखी गई है ये सर्पिलाकार लिपि है। ये इधर से शुरू होती है और इधर वापस आती है, और यही इनका जो इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम इतने बुद्धिमान नहीं हुए हैं अभी, हम इतने बुद्धिमान नहीं हुए हैं कि हम इस लिपि को पढ़ सकें। हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम इनको नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए मैं करना चाहता तो ब्लॉक कर देता, लेकिन ब्लॉक कर देते, बुराई करने वाले अक्सर अच्छे होते हैं अच्छाई करने वालों से, तो ब्लॉक कर देते तो आप लोगों के मन में ये आता कि गुरुजी जो है वो तानाशाही कर रहे हैं। गुरुजी की जो बड़ाई करता है उनको तो गुरुजी वाह वाह करते हैं, और जो लोग गुरुजी की बुराई कर देते हैं, जो गुरुजी की अच्छी बात नहीं करते हैं गुरुजी से, वो उनको ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा नहीं चाहता था मैं। आपका ही ये परिवार है, आप तय करेंगे कि आप किस परिवार में रहें। आपको अच्छा लगे तो परिवार आपका है, आपको लगे कि नहीं। जैसे एक बड़ा परिवार होता है, सामूहिक परिवार होता है, बच्चे की शादी हो जाती है, सबसे बड़े बेटे की शादी होती है तो उसकी बहू कहती है कि आपा तो बापूजी और माँ के सागे ही रहस्या। फिर छोटड़िए बेटे की शादी हो जाए तो छोटड़िए बेटे की भूपड़ी लिखी आवे तो बा के ना सियाणो आपा तो कोंदरा आपा तो शहर में जागे रहस्या। तो बाकी करे घर में थोड़ा यहाँ उजाड़ करे, बर्तन ज्यादा बजावे, है ना, थोड़ी लड़ाई लुड़ाई कर लाग जाए है घर में, या थोड़ा अशांति को माहौल क्रिएट करे। फिर निष्कर्ष निकला कि भाई आ न्यारी होनी चाहे तो कोई दिक्कत को नहीं। फिर घर में बापूजी कहेगा बेटा देखो जे थारे ने सेट हो रही तो थे थारा हिसाब ना के रहो, कोई बात को नहीं। थारो जी करे तो आपने सिर में रह जाओ, मैं तो थाने पाल दिया, पोस दिया, बड़ा कर दिया, थारो ब्याह कर दियो, अब थे थारो घर संभालो। थार जचे तो सागे रह लो भाई भाई, और ने जचे तो नारा हो जाओ। आई बात आपने लिए है। आपा कोई की भी आवाज कौन दबावा, थे खुद तय करेगा। अब थे कोई टाबर को नहीं हो कि थाने कोई भुला देगो, थाने कोई ललचा लेगो, है ना, थाने कोई ठग लेगो, ऐसा तो कुछ है नहीं। और फिर अपना तो सब कुछ फ्री है, पैसे आपसे ले नहीं रहे हैं कहीं पर भी, नोट्स भी आपके फ्री हैं, सब कुछ फ्री है। तो फिर पैसे वाली बात होती है। अगर मैं आपसे 500 रुपए मांगता कोई चीज के, या क्लास के आपसे 500 रुपए मांगता, या नोट्स के आपसे 500 रुपए मांगता, तो आप मुझे गाली देने के हकदार थे। आप मुझे गाली दे सकते थे कि गुरुजी के बाद 500 रुपया ले लिया और थे माने ठग्गो हो। तो मैंने तो आपसे पैसे नहीं लिए हैं। ये बात अलग है कि भाई आप YouTube पे वीडियो देखते हो तो YouTube से कुछ पैसे आ रहे हैं, ये बात से मैं भाई मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं कि YouTube पैसा दे रहा है, तो वो तो YouTube दे रहा है, तो उसमें तो आपका कोई डायरेक्ट आपको तो कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर आपको भाई इस परिवार में अच्छा लगे तो आप रहो, अगर थान लागे आप पाठे कौन सेट हो रहा तो थे तारा न्यारा हो जाओ, के बात है एम क्या दिक्कत है। हाँ कोई हो सके है मेरे पर वो आदमी भाई देखो स्वार्थी आदमी हुए, बुद्धू बना दे, उल्लू बना दे, थाने ठग भी ले वो, है ना, थारो मिस यूज भी कर दे, थारा डाटा चोरी कर ले, तो बे हो सके भाई करनिया होगा। उनके साथ कोई ऐसा अनुभव हुआ होगा, है ना, उनके साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा। अक्सर हमारे पास कॉल आते हैं कि सर मैंने उनका ऐप खरीद लिया,
अब उन्होंने मुझे 300 रुपये में कोर्स दिया था गुरुजी, अब फोन ही नहीं उठाते वो। ऐसे भी बहुत सारे आज मार्केट में लोग हैं जो छोटे छोटे ऐप बना लेते हैं और 200-200 रुपये में, 300-300 रुपये में रीट का कोर्स बेचते हैं। अब ना तो उनका ऐप चलता है, ना उनकी क्लासें चलती है। अब उनका क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासें होती हैं, यूट्यूब के रिकॉर्डेड वीडियो क्लास में डाल देते हैं, ऐप पे डाल देते हैं, कुछ वीडियो वहां पे चलते हैं, कुछ वीडियो चलते नहीं है। अब जिस बच्चे ने ले लिया ऐसा कोई कोर्स, तो वो तो गाली निकालेगा ना बच्चा। एक बार आदमी जिसको छाऊ जल जाए, दूध जल जाए, तो वो छा भी फूंक मार मार के पिए। ये थाने को एक बार धोखो दे देगो तो बाद में थे फिर दोबारा थोड़ी धोखो खाने को प्रयास करोगा, फिर तो थाने यह लगेगा अगर दुनिया बड़ी बेईमान है। ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति अगर धोखा दे रहा है तो पूरी दुनिया बेईमान या धोखेबाज है, ऐसा नहीं होता है। तो मैं उस बहन की कमेंट को कोई ऐसे गलत नहीं मानता हूं, वो उनका अनुभव ऐसा रहा है इसीलिए वो ऐसा कह रही है। बाकी इस परिवार में जब वो रहेगी, जुड़ेगी, इस परिवार को समझेगी, तो उसको समझ में आएगा कि सब कुछ पैसे में बिकता नहीं है और सब कुछ पैसे में खरीदा भी नहीं जा सकता है, और पैसा सबसे बड़ा भी नहीं है। ठीक है, पैसा सबसे बड़ा भी नहीं है, पैसे से भी बड़ा कुछ होता है इस दृष्टि में। तो यहां अलग तरीके की सोच वाले लोग रहते हैं। यह परिवार अलग सोच का परिवार है, यह परिवार एक अलग लक्ष्य लेके चलता है। जुड़िए, अच्छा लगे तो रहिए, फिर आप स्वतंत्र हैं। और ये टॉपिक आज पूरा करवाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, ये पूरा टॉपिक करेंगे। और सुबह 8 बजे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 11 शुरू कर दिए है हमने आज से। तो जो आज बच्चे नहीं जुड़े हैं वो कल सुबह 8 बजे जरूर आइएगा। मॉर्निंग में 8 से 9 बजे डेली आपकी क्लास होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 11 शिक्षा मनोविज्ञान। अरे मूलचंद जी ऐसा ना कहिए भाई साहब, ऐसी बात भी दुख देती है कि आप भेजे हुए दूत हैं, भगवान के भेजे हुए दूत नहीं है। हम भी भगवान की बनाई हुई एक कृति है, जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, लेकिन चीजें अलग होती है। आगे बढ़ते हैं, लेखन कला की बात करते हैं तो दुर्भाग्यवश अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके चित्र और अक्षर लगभग 400 से 600 चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, दोनों ही ज्ञात होते हैं। यह लिपि प्रथम लाइन से दाई, यानी यहां से, जनरली हम यहां से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन इसमें यहां से लिखना शुरू होता है, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते लिखते इधर जाते हैं, फिर दोबारा वापस ऐसे आते हैं यहां पर, फिर वापस इधर से जाते हैं इसमें अपन, ठीक है, ऐसे लिखते लिखते जाएंगे तो ऐसे ये सांप सा बन जाता है ये। इसीलिए इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्पिलाकार लिपि, ठीक है। और द्वितीय लाइन बाएं से दाएं लिखी गई है। यह तरीका बाउस्ट्रोफिडन कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बाउस्ट्रोफिडन नाम से जाना जाता है। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसके बारे में भी अलग अलग जो पुरातात्विक वेता हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके अंदर जो है वो अलग तरीके की धारणा है। यह सभ्यता तकरीबन 1000 साल की पुरानी है, 1000 साल पुरानी है यह सभ्यता। इसके अंत के कारणों के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है और अलग अलग मत दिए हैं, जिनमें प्रमुख है कि यहाँ पर हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुई हो, नदियों के जल मार्ग में परिवर्तन हुआ हो, आर्यों का आक्रमण हो गया हो यहाँ पर, या बाढ़ आ गई हो बहुत भयंकर, या सामाजिक ढांचे में बिखराव आ गया हो, भूकंप आ गया हो, कोरोना आ गया हो, महामारी आ गई हो। तो स्पष्ट कुछ भी कहना मुश्किल है यहाँ पर कि क्या हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां के कुछ प्रमुख नगरों की हम चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए प्रमुख नगरों की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां एक पहला नगर जो आता है, जो सबसे पहले खोजा गया था, वो था हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर था सबसे पहला।
पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है ये। और हड़प्पा के टीले की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन या मेसोन ने 1826 में दी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। अब दयाराम साहनी केवल सर्वेक्षण करने गए थे, इन्होंने कोई उत्खनन का कार्य नहीं किया था। दयाराम साहनी ने क्या किया था? शेखावाटी के लाडले का बहुत बहुत स्वागत। इन्होंने केवल यहां पर एक सर्वे किया कि यहां पर कुछ हो सकता है क्या। इसके बाद 1923 में इसके नियमित उत्खनन कार्य आरंभ हुआ। 1926 में माधव स्वरूप वस्त तथा 1946 में मार्टिमर हविलर के व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाए गए। तो किसने करवाए? मार्टिमर वहिलर और माधव स्वरूप ने यहाँ पर जो है वो बड़े क्षेत्र में जो है वो क्या करा? उत्खनन किया। और उत्खनन से हमें बहुत सारे चीजें मिले, जैसे कि 6 अन्नागार मिले जहां अन्न रखा जाता था। और अगर इनकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 15.25 मीटर से 6.09 मीटर के ये थे, जिनका सम्मिलित क्षेत्रफल मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार 838 मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 838 इंटू 1025 वर्ग मीटर के बराबर थे। ये श्रमिक आवास थे, जो मजदूर होते थे उनके लिए आवास बने थे। ईंटों के वर्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनका उपयोग फसल को दबाने के लिए किया जाता था। गेहूं और जौ के यहाँ से दाने भी प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो गेहूं और जौ की फसल का जो है वो खेती किया करते थे। इसके बाद 1922 से 30 तक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में विभिन्न पुरातत्ववेदाओं ने यहाँ पर उत्खनन किया। और प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यह एक शहर 7 बार उजड़कर बसा था। ये जो मोहनजोदड़ो है ना, ये मोहनजोदड़ो जो है इसकी वर्चुअल तस्वीरें हैं ये मोहनजोदड़ो की। और कहते हैं कि ये ऐसा शहर था जो 7 बार उजड़ा था और फिर बसता गया, फिर उजड़ता गया, फिर बसता गया, फिर उजड़ता गया, फिर बसता गया। प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, इस परिवार के किसी भी सदस्य को हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, प्लीज कहने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है आपको। इस परिवार में आपा मांगने की जरूरत को, जब परिवार कह दियो तो सब कुछ मिलेगा आपको, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है यहां पर। आगे बढ़ते हैं। यहां से प्राप्त अवशेषों के अंदर प्रमुख क्या है? तो यहां से विशाल स्नानागार मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं, महाविद्यालय के भवन मिले हैं, सभा भवन मिला है, कांसे की नृत्य राज नारी की मूर्ति मिली है, कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, पुजारी या योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं भी प्राप्त हुए हैं, नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, सड़कें प्राप्त हुई है, और मध्य में कुम्हार का आवा गिल्ली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, गिल्ली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना यहां पर, ये ऊपर की सैटेलाइट की तस्वीर है इसकी। इसके बाद दूसरा जो शहर आता है वो आता है कौन सा? पहला कौन सा था? फिर हड़प्पा, हड़प्पा के बाद दूसरा कौन सा आ गया? दूसरा मोहनजोदड़ो तो छोड़ ही दिया अपन ने, सीधे तीसरे पर चले गए क्या? मोहनजोदड़ो रह गया बीच में। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो जो है इसका सिंधी भाषा में अगर हम अर्थ देखते हैं तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले के सिंधु तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज जो की थी वो 1922 में की थी आरडी बनर्जी ने। और यह है, देखिए यह है आपका क्या, यह है आपका मोहनजोदड़ो, जहां 2 प्रकार के जो है वो टीले प्राप्त हुए हैं। यहां पर शायद राजा रहा करते थे, यह दुर्ग स्थल था।
और ये जो था वो नगर स्थल था जहां लोग रहा करते थे, सामान्य लोग। इसके बाद तीसरा जो स्थल आता है वो आता है चहुंदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज एनजी मंजुम ने की थी और 1931 में की थी। 1935 में इसका उत्खनन मैके नामक, है ना, किसने किया था उत्खनन जो है वो मैके ने किया। यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झंकूर संस्कृति भी कहा जाता है और झांगर संस्कृति कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा झंकूर संस्कृति या झांगर संस्कृति का संबंध किस स्थल से है? चहुंदड़ो से है। यहां के निवासी मुख्यतः कुशल कारीगर थे। इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि यह मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। चहुंदड़ो क्वेश्चन पूछा जाएगा मुद्रा, सीप और मनके बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था प्रमुख केंद्र? हाँ, मजूमदार है। ये मैंने पूरा नहीं पढ़ा यहां पर। एनजी मजूमदार शब्द है ये देख लो, एनजी मजूमदार, ठीक है, सॉरी। यहां से हमें अलंकृत हाथी प्राप्त हुआ है मूर्ति। यहां से हमें खिलौने प्राप्त हुए हैं। एक कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह प्राप्त हुए। कुत्ता जैसे बिल्ली जैसे आगे आगे जा रही है, उसके पीछे पीछे कुत्ता भागता जा रहा है। यहां किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। तो कौन सा हड़प्पा संस्कृति का स्थल है जहां से हमें दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? कहां से? चहुंदड़ो से। आगे लोथल आता है। लोथल अहमदाबाद जिले के चिरागवाला ग्राम में स्थित है। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने की थी 1954 में। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। यहां से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख रूप से बंदरगाह, मनके बनाने का कारखाना, धान या चावल के साक्ष्य, फारस की मोहरे और घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। यह देखिएगा कालीबंगा जो हमारे राजस्थान में स्थित है। यहां से एक तो यह कब्र मिली है जिसमें कब्र के साथ कुछ बर्तन भी जो है वो देखने को प्राप्त हुए हैं। ये कालीबंगा का जो स्थल है वो है जहां से हमें उत्खनन से देखिए ये पूरी पक्की ईंटों के घर बने हुए हैं। राजस्थान के गंगानगर नहीं, हनुमानगढ़ कर दो, यहां पर ये गलत लिखा गया है। ये NCERT की बुक में गलत टाइप हो गया था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित, एक्चुअली गंगानगर इसलिए लिखा है यहां पर क्योंकि हनुमानगढ़ का जो अस्तित्व आया था वो तो बाद में आया था। हनुमानगढ़ जो है वो तो बाद में बना था। पहले गंगानगर ही जिला था, ये तो बाद में बना था हनुमानगढ़, तो इसीलिए हनुमानगढ़ नाम नहीं लिखा है। लेकिन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित प्राक हड़प्पा पुरास्थल की खोज सर्वप्रथम ए घोष ने 1953 में की। यहां से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख रूप से हल के निशान, जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ईंटों से निर्मित चबूतरे प्राप्त हुए हैं। हवन कुंड प्राप्त हुआ है। अन्नागार प्राप्त हुआ है। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। और यहां से दो सांस्कृतिक अवस्थाएं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन के दृश्य प्राप्त हुए हैं। यहां से जब उत्खनन किया गया तो हमें पता चला कि हड़प्पा से भी एक पुरानी संस्कृति यहां थी जिसे हड़प्पा पूर्वकालीन सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा पूर्वकालीन सभ्यता कहा जाता है। एक घोष अमलानंद घोष। इसके बाद बनवाली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बनवाली कहां है? ये हरियाणा में है। और जब ये क्वेश्चन राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। बरवाली भी नाम है इसका, वैसे बरवाली के नाम से जानते हैं इसको वर्तमान में, बरवाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित इस पुरास्थल की खोज RS विष्ट ने की थी
और 1973 में की थी। यहाँ प्राक हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृति के दोनों के ही चिन्ह प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो की ही भांति यह भी एक कुशल नियोजक शहर है। यहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। यहाँ से अवशेष जो प्राप्त हुए वो हुए हल की आकृति, जो तिल, सरसों के ढेर, सड़कों पर जल निकासी के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहां से हमें। इसके बाद हम चलते हैं तो सुत्कागेडोर, यह जो है हमें कहां से प्राप्त हुआ है? सुत्कागेडोर ये पाकिस्तान में चला गया है वर्तमान में। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा पर निर्धारित करने वाला पुरास्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज जो एस्टिन ने 1927 में की थी और वेविलोन के साथ व्यापार में इस बंदरगाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भी जो है वो समुद्र के किनारे है, सागर के किनारे है, तो यह भी एक प्रमुख बंदरगाह था। और यहां से मानव अस्थियों के राख से भरा बर्तन प्राप्त हुआ है, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई है और बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक और स्थान आता है आलमगिरीपुर। आलमगिरीपुर जो है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित पुरास्थल है और इसकी खोज 1958 में की गई थी। सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर है ये, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे पूर्वी छोर पर स्थित कौन सा पुरास्थल है, तो आप बता देंगे कौन सा है? कौन सा है? यह जो स्थल है वो आलमगिरीपुर है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर है ये, हड़प्पा संस्कृति की अंतिम अवस्था है ये। और उल्लेख है कि यहां से अभी भी एक मोहर प्राप्त नहीं हुई है, एक भी मोहर यहां से प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर है सुरकोटदा, कच्छ के जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज जगपति जोशी ने की थी 1964 के अंदर। यह स्थल सिंधु संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। यहां से हमें यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, इसका विनाश कैसे हुआ था। सीमा जी खाजवाला से बहुत बहुत स्वागत आपका। यहां से हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी घोड़े से परिचित थे, घोड़े को जानते थे। तो ये जो स्थान है वो है आपका सुरकोटदा। यहां एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद आता है रंगपुर। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है और कर्मा अनुसार इसकी खोज 1931 में MS वस्त ने जो है वो तथा 1953 में SR राव ने की थी। यहाँ सिंधु संस्कृति के उत्तरावस्था के दर्शन होते हैं। उल्लेखनीय है कि यहाँ से प्राप्त अवशेषों में न कोई मुद्रा न ही कोई मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। धान की भूसी का ढेर यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हमें धान की भूसी का ढेर प्राप्त हुआ है? रंगपुर से मिला हुआ है। इसके अलावा एक और स्तर आता है जिसका नाम है अली मुराद। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित यह स्थल बेल की लघु मर्ण मूर्ति यानी बेल की मिट्टी की मूर्ति, कांसे की कुल्हाड़ी इत्यादि के यहां से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोट डीजी ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। सिंध पाकिस्तान के खेरपुर स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज जो है वो धुर्य ने की 1935 में और 1955 में FS खान ने इसकी जो नियमित खुदाई कराई। यहां से प्राक हड़प्पा संस्कृति की अवस्था दृष्टिगोचर होती है और यहां पत्थरों का इस्तेमाल होता है। संभवतः पाषाण युगीन सभ्यता का अंत तथा हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था यहां से, कोट डीजी से। अब ये सारे नगर आप एक स्थान पर देखने का प्रयास करेंगे मेरे साथ कि किस प्रकार ये जो सारे नगर हैं वो यहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है, यह महत्वपूर्ण है। अब तक हमने एक एक नगर को पढ़ा है, अब एक एक नगर को थोड़ा और
जो है वो क्लासिफिकेशन करते हुए इसको थोड़ा सा और जो है वो फिल्टर देते हुए पढ़ते हैं, जो हमारे साथ सीधे सीधे पेपर में पूछा जा सकता है। अर्थात अब तक जो हमने पढ़ा है उसका सार एक बार देख लेते हैं, क्योंकि पढ़ने का सार ना देखे जाए तो फिर मजा ही नहीं आता है। सार देख लीजिए। अब तक जो हमने पढ़ा है उसका सार। सार क्या है देखिएगा, सार ये है आपका कि अब तक जो हमने स्थल पढ़े हैं उनके सार की अगर बात करते हैं तो देखिएगा मैंने इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है। प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, ई, नदी, यानी ई का अर्थ है यहां पर समय यानी वर्ष कौन सा है, नदी, वर्तमान स्थिति और प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य। जैसे हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने। कब की थी? 1931 में। कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के। और कहां पर है? पाकिस्तान के मांटगोमरी में। और तांबे का पैमाना, तांबे की एक गाड़ी, तांबा गलाने का भट्टी और अन्नागार प्राप्त हुए यहां से। जबकि मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी ने खोज की 1922 में, सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, लरकाना जिले में। यहां से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित का आवास, सभा भवन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति की मूर्ति और सूती धागा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूती धागा सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। चहुंदड़ो गोपाल मजूमदार जो है इसके उत्खनन करता है 1934 में, सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। यहाँ दवात, कागज, कंघा और 2-3 चीजें और भी मिली है, लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उसको सही कर देंगे। रंगपुर रंगनाथ राव ने खोज की 1953-54 में, मादर नदी के किनारे है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। और यहां चावल की भूसी प्राप्त हुई है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-55 में सतलज नदी के किनारे, पंजाब के रोपड़ जिले में। और यहां से हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये सीधा के सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहां से सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से हमें मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहीं से प्राप्त हुए हैं, रोपड़ से। इसके बाद लोथल जो है वो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, लोथल शब्द है यहां पर। और 1955 से 62 में इसकी खोज की थी, है ना, 1900 है ये। और ये नदी कौन सी है? भागेवा नदी है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। और यहां से गोदीवाड़ा किसको कहते हैं? बंदरगाह को। युग्मित समाधान यानी युगल समाधान, रंगाई के कुंड, हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। कोट डीजी फजल अहमद ने 1955 में खोज की सिंध नदी के किनारे और सिंध प्रांत के खेरपुरा स्थान में। पत्थर के वाणाग्रह प्राप्त हुआ है यहां पर। आलमगिरीपुर, यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। सांप और रीछ की मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता से कहां से? उत्खनन से सांप और रीछ की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। कालीबंगा, बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1961 में घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जूते हुए खेत के साक्ष्य, अग्निवेदिका, पक्की ईंटों के अलंकृत फर्श प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा, जेपी जोशी 1967-68 में गुजरात के कच्छ जिले में। पोलिसदार श्वेत पाषाण खंड, स्टेडियम, सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर और लंबा जलाशय प्राप्त हुआ है। बनावली, वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने 1973-74 में रंगोई नदी के किनारे हरियाणा के हिसार में मिट्टी के खिलौने, हल, जो मृत मातर देवी की मिट्टी की मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो अलग अलग विचार है वो देखिए। विद्वान है मोर्टिमर व्हीलर, टी.एच. गार्डन, मार्शल और मैक्रेसर। ये कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का उदय मेसोपोटामिया संस्कृति से हुआ है।
इन विद्वानों का मानना है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो उदय हुआ है वो कहां से हुआ है? मेसोपोटामिया की संस्कृति से हुआ है। जबकि रखालदास बनर्जी क्या कहते हैं कि सिंधु सभ्यता द्रविड़ सभ्यता का विस्तार था। जबकि अमलानंद घोष और एल्बिस कहते हैं कि गुजरात, राजस्थान, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में पूर्व हड़प्पा संस्कृति सोंधी या सोंठी सभ्यता सोंठी से उदित हुई है। आरपी चंदा व फुल्लाकर कहते हैं कि संस्थापक ऋग्वेद में उल्लेखित पाठी है। राव अग्रवाल व फ्रेश फेयर सर्विस कहते हैं कि भारत की धरती पर फलती ग्रामीण संस्कृति है ये। और बनर्जी और शास्त्री कहते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित दास अथवा दस्यु सिंधु घाटी सभ्यता के विचारक थे। अब इसमें कुछ और भी है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप पढ़ लीजिएगा, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए इसके लिए। आपको डिटेल सेशन थोड़े कम पसंद आते हैं, वन लाइनर आपको ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनकी आपको आदत पड़ गई है। वो भी होगा, जो आपको कहा है वो सब कुछ आप करवाएंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू। शुभ रात्रि।